आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे हार्डी विनबर्ग लॉ या जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल ये समझ लो एक बफर होता है। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन काफी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन में जो बड़ी पॉपुलेशन जो होती है एक बफर का काम करती है। कि जैसे कोई एक जीन है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो मान लीजिए कि एक जीन है और 1 लाख जीन के बीच में वो एक जीन है। अपन जीन पूल पहले पढ़ चुके हैं, जीन बता चुका हूँ मैं जीन पूल क्या होता है। जीन पूल, किसी जीन पूल में कोई जीन पूल अगर 10 जीन का एक जीन पूल है और एक 1 लाख जीन का एक जीन पूल है, तो स्वाभाविक रूप से 10 जीन के जो जीन पूल हो गए उसमें उसके वो जिसके प्रदर्शित होने की संभावना कितनी होगी, 1/10, यानी कि 0.1% है ना। और वहीं 1 लाख जीन जो होंगे, 1 लाख जीन के बीच में एक जीन के जो प्रदर्शित होने की संभावना क्या होगी, 1/1 लाख, यानी 0.000001 है ना। 0.000001, जीरो के बाद 5 जीरो, ठीक है। तो स्वाभाविक रूप से जो 1 लाख के बीच में एक जीन जो होगा उसके प्रदर्शित होने की संभावना बहुत क्षीण होगी, बहुत कम होगी। लेकिन वही 10 जीन के बीच में यदि एक जीन है तो वो क्या होगा, उसके प्रदर्शित होने की संभावना ज्यादा होगी, ठीक है। तो हार्डी विनबर्ग लॉ यही कहता है कि यदि पॉपुलेशन बड़ी हो और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो उसमें जो वो होती है, मतलब उसमें परिवर्तन की, म्यूटेशन की, स्पेसिएशन की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है रिमेन कांस्टेंट, है ना। इन अ लार्ज रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन द प्रोपोर्शन ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव प्रेजेंट टेंड टू रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ध्यान रखना, अनलेस, एक खास बात ध्यान रखना, अनलेस आउटसाइड फोर्सेस एक्ट टू चेंज इट, बाहरी कोई जो बल है वो उसको प्रभावित ना करें। जैसे, ठीक है, जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या है ना। अब बहुत बड़ी जनसंख्या में यदि कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, तूफान आ गया, तूफान में वो जनसंख्या के बहुत सारे जीव मर गए, ठीक है। अब जो बचे वो बहुत कम संख्या में बचे, 1 लाख थे उसमें 90,000 मर गए, 10,000 बचे, है ना। तो या कोई भूकंप आ गया, ज्वालामुखी हो गया, या एकदम से टेम्परेचर डाउन हो गया तो उनकी डेथ हो गई, ऐसी कोई नेचुरल फोर्सेस, या कोई बीमारी हो गई, ऐसी कोई नेचुरल फोर्स या कोई दूसरे एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, तो उसके परिवर्तन की संभावना उसकी नहीं होती, शून्य हो, या मतलब हमेशा वो क्या रहती, रिमेन कांस्टेंट, हमेशा एक रहती है, ठीक है। तो ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ जीन फॉर्म इन अ पॉपुलेशन डू नॉट चेंज, रेट ऑफ इवोल्यूशन विल बी जीरो। अब यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो परिवर्तन नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा, तो रेट ऑफ इवोल्यूशन इज जीरो, हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि इसमें क्या है, अब इसको यहाँ पर ये समझो कि जैसे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, जो आगे बताऊंगा इस कोर्स में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपने स्थान से जब तक के डिस्प्लेस नहीं होगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। अब जैसे देखो, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को। अब मान लो जी ये कोई वस्तु है, ये इस स्थान पे रखी हुई है, ये एक टेबल पे एक वस्तु रखी हुई है। ये वस्तु अपनी जगह से तब तक नहीं हट सकती जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। ठीक वैसे ही जो हार्डी विनबर्ग लॉ कहता है कि कोई वस्तु, कोई पॉपुलेशन जो होगी उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर बड़ी पॉपुलेशन है तो जब तक रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है तो उसमें तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल अप्लाई ना हो रहा हो, कोई बाहरी कारक उस पर अप्लाई ना हो रहा हो। इसका जो फार्मूला है, चाहो नोट कर लो इसको, देखो मैं बड़ा कर देता हूं इसको। अब जैसे देखो, कोई एक एलील, एलील यानी एक
ट्रेट को प्रदर्शित करने वाले दो जीन का जोड़ा जो होता है, जैसे कि लंबाई, तो लंबाई को प्रदर्शित करने वाले दो जीन को क्या हो सकते हैं, लंबेपन का जीन और बौनेपन का जीन। लंबाई एक गुण है, ट्रेट है ना। उसको प्रदर्शित करने वाले दो जीन है, कौन कौन से जीन है, एक जीन लंबेपन का, एक जीन बौनेपन का है। या दोनों जीन लंबेपन के हो सकते हैं, या दोनों जीन डॉर्फिज्म के हो सकते हैं। तो ये जो दो, एक एक एलील जो होता है, एक एलील यानी एक एलील को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ये एक एलील ए और ये है ना। एक एलील मतलब एक कोई एलील है, ए है A1 A2 A3, ठीक है। तो इसको ए को हम प्रदर्शित करते हैं P से, और स्मॉल ए को प्रदर्शित करते हैं Q से, ठीक है। दोनों ट्रेट एक ही है, लेकिन उनका दोनों का ट्रेट एक ही है, लेकिन उनका कैरेक्टर अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखो, इसमें एक एलील है। अब ये एलील मान लीजिए जो है एक कैपिटल ए और स्मॉल है, तो इस कैपिटल ए को हम प्रदर्शित करते हैं P से, और स्मॉल ए को प्रदर्शित करते हैं Q से, ठीक है। तो इनकी अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो कंडीशन इनकी जो होगी, इनका जो फार्मूला होगा P प्लस Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, है ना। मान लीजिए P को हम 2 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं, तो कितना हो गया, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू P का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2PQ यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, प्लस Q यानी 2 का स्क्वायर। तो इसका जो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 होगा, याद रखना क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसको ऐसे बताते हैं कि PQR स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा फार्मूला उसका है, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर वाले आप लोगों को इस फार्मूले को, केवल फार्मूले को लिखना है और ज्यादा कुछ नहीं, डिटेल नहीं लिखना है। चाहो तो लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला फार्मूला जरूर लिखना, पी स्क्वायर ये वाला लिख। चलो यहाँ पर मैं इसको कर लो। चलो, ये जो फार्मूला है ना, P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, नोट कर लो, P प्लस Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। दिस इज हार्डी-विनबर्ग का फार्मूला ऑफ हार्डी-विनबर्ग का, ठीक है। एमएससी वालों के लिए है ये फार्मूला, तुम लोगों के लिए अभी नहीं है, तुम लोग यहीं तक करो बस, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, नोट कर लियो ये वाला फार्मूला। आगे बढ़ते हैं। The Hardy-Weinberg law assumes that the gene frequency remain constant from generation to generation, that there is no gene mutation or natural selection, and that population are very large. अगर कोई जनसंख्या बहुत बड़ी है तो उसमें कोई जीन म्यूटेशन नहीं होगा और कोई उसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और इस कारण से उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये है जो नेचर है, नेचर को क्या करती है, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए, यानी स्टेटस को बनाए रखने के लिए, नेचर की परपेचुइटी बनाए रखने के लिए ये वाला होता है। इसलिए मैंने द आंसर इज दैट द प्ले इन इवोल्यूशनरी स्टडीज इन रोल सिमिलर टू दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स, ठीक है। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि अ बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन by a net external force remain at rest or maintain a constant velocity। कोई वस्तु अगर अपने स्थान पर स्थिर है या गति कर रही है तो उसकी वेलोसिटी यानी उसकी गति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि उसमें क्या होगा, कोई बाहरी फोर्स काम ना करे, ठीक है। जैसे आपने एक पत्थर फेंका, ये पत्थर थोड़ी दूर जाता है, एक पैराबोला बना के नीचे गिर जाता है ना। एक ऐसा ऐसा बनता है, ऐसा पूरा आप पत्थर फेंकोगे इधर से तो फोर्स से फेंकोगे तो ऐसा जाएगा, और ऐसा एक पैराबोला बना करके नीचे जमीन पे गिर जाएगा, ठीक है। यही इसी पत्थर को यदि आप अंतरिक्ष में फेंकते हो तो क्या होता है, अब अंतर देखो। पृथ्वी पे, धरती पे अपन फेंकते हैं पत्थर को तो क्या क्या फोर्स काम करते हैं उसमें,
सबसे पहला फोर्स हमारा फोर्स काम करता है, हमारी ताकत, ठीक है, एक्सटर्नल जो उसको ढकेल रहा है आगे की तरफ, ठीक है। अब वो एक फोर्स जो है वो फोर्स के अगेंस्ट कौन कौन से काम कर रहे हैं, उसमें उसके जो विपरीत को फोर्स काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक तो फ्रैक्शन, किसका फ्रैक्शन, एयर का फ्रैक्शन, एयर उसको रोक रही है आगे बढ़ने से, दूसरा उसका वेट, तीसरा उस ग्रेविटेशन, ये तीनों चीज उसको आगे बढ़ने से रोकती है, ठीक है। जब ये तीनों चीज उसके अगेंस्ट काम करती है और जब तक कि हमारा जो फोर्स है वो फोर्स अधिक रहता है, वो पत्थर आगे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे फोर्स कम होता जाता है वो पत्थर पैराबोला ऐसा बनाते हुए जमीन पे गिर जाता है, अर्धचंद्राकार तो एक आकार बनाता हुआ जमीन पे गिर जाता है, ठीक है। ये होता है कहाँ, ये बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूटन लॉ को अगर सिद्ध करना है अपने को, तो इसके लिए हमको जाना होगा अंतरिक्ष में। आपने जो वो फिल्म देखी थी, क्या नाम उसका, 3 इडियट, उसमें आमिर खान एक सवाल करता है कि जब वो बोमन ईरानी जब बोलता रहता है कि ये जो पेन बनाई गई है अंतरिक्ष में लिखने के लिए बनाई गई है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशन नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ये वाला बता लिखने में प्रॉब्लम होता है, ये क्या बता रहा था वो। तो ये जो है आमिर खान बोलता है तो पेंसिल से क्यों नहीं लिख लेते, अगर ऐसा है तो पेंसिल से क्यों नहीं लिख लेते, ये बोलता है आमिर खान, ठीक है। तो आमिर खान का भी जवाब ठीक था, लेकिन उसने फिर लास्ट में एक जवाब देता है कि वो पेंसिल का एक छोटा सा टुकड़ा अगर हाथ से छूट जाए तो किस स्पीड से, 35 से 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाके टकराएगा। और जो एस्ट्रोनॉट है उसके शरीर के किसी से किसी भी भाग से अगर वो एक छोटा सा पेंसिल का टुकड़ा, ठीक है ना, जो कि मुश्किल से 1 या 2 मिलीमीटर साइज का है, अगर 35 से 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी से टकराएगा तो वो बम का काम करेगा, समझिए। तो ये क्या होता है ऐसे, अगर इसको हम अंतरिक्ष में उसको देखना हो तो अगर उसको मतलब उस पत्थर को हम छोड़ते हैं तो वो अंतरिक्ष में अनंत काल तक के वो उसी गति से वो चलता रहेगा जब तक कि उसको कोई रोके ना, किसी चीज से टकराए ना। तो ये न्यूटन लॉ जो होता है वो यहाँ से यहाँ बताता है कि जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी पे का अप्लाई ना हो तब तक कि वो अपरिवर्तनीय हो। ठीक वही चीज जो है, मैं अपनी फिजिक्स की क्लास नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर से समझा दिया आप लोगों को, हमारी जूलॉजी की क्लास है। ठीक यहाँ पर ये होता है कि अगर कोई एक पॉपुलेशन है, एक बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है, ठीक है, अब वो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अब इसका यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कैंसर का। मान लीजिए कैंसर का कोई जीन है ना, वो जीन अगर किसी, या इसको ले लो हम गंजेपन का, एक जो कॉमन एक वो होता है गंजापन जो होता है सर में, वो गंजापन का जो कैरेक्टर है, अगर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो उस पॉपुलेशन में गंजापन जो होगा उसका जीन कहाँ जाएगा पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर गंजेपन के बहुत सारे जीन होंगे, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के दौरान वो कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। और मेंडल्स लॉ में हमने पढ़ा है, थर्ड लॉ, जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा है वो क्या नाम अपना, सॉरी थर्ड लॉ हमने पढ़ा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि कोई भी कैरेक्टर को छुपाया नहीं जा सकता, है ना कभी वो कैरेक्टर अपने आप को प्रदर्शित करेगा ही। यदि कोई कैरेक्टर है तो उसका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है तो उसके दिखने का चांस जो होगा वो इतना कम होगा कि हो सकता है कि वो कई पीढ़ियों तक दिखाई नहीं दे। ये कहता है हार्डी विनबर्ग लॉ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सीवेल राइट इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक इसके विपरीत, इसके विपरीत, हार्डी विनबर्ग लॉ के विपरीत, जब हम कहते हैं कि हार्डी विनबर्ग लॉ तो वो अप्लाई होता है किसमें, एक बड़ी जनसंख्या में, बहुत बड़ी जनसंख्या, लेकिन अगर वो जनसंख्या बहुत छोटी है तो वहां पर अप्लाई होता है सीवेल राइट इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होगा, सीवेल राइट इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कि कोई लक्षण किस, मतलब उसमें इसका मतलब ये है कि कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो जेनेटिक कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंज होना जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। और ये तभी चेंज होगा जब वो पॉपुलेशन में उस जीन द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करने की क्षमता विकसित होगी या प्रदर्शित करने का उसको मौका मिलेगा, ठीक है। और मौका कब मिलेगा, 1 लाख जीन के बीच में तो मिल नहीं सकता,
100 या 50 जीन होंगे या 10 जीन होंगे तभी वो अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जब पॉपुलेशन छोटी होती है तो वहां पर लागू होता है सीवेल राइट इफेक्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो अभी देखो इसको, जीन फ्रीक्वेंसी कैन चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय ए प्रोसेस ऑफ प्योर चांस नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, दिस दिस अगर बिकॉज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ एनी पॉपुलेशन इज फिनिट। ध्यान रखना, वहां पर हम, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज इनफिनिट, इनफाइनाइट है। इसमें ऊपर वाले हार्डी-विनबर्ग लॉ में, हार्डी-विनबर्ग लॉ में नंबर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, असंख्य, हम नहीं गिन सकते उसको, बहुत अधिक मात्रा में है। लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन जो है उसकी संख्या निश्चित है, वो नहीं बढ़ रही है। इसी प्रकार से द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन में चेंज इन द फॉलोइंग जनरेशन by accident of sampling, just as it is possible to get more fewer than 50 heads in 100 rows of a coin simply by chance। जैसे अगर आप किसी सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के में क्या है, दो फेस होते हैं, हेड और टेल। तो सिक्के को उछालने में हेड आने की संभावना कितनी है, दो दो, अगर उसमें दो ही फेस है तो संभावना कितनी होगी, दो होगी, वो 1/2। ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 100 बार अगर हम सिक्के को उछालते हैं तो क्या होगा, उसमें अधिकतम संभावना जो है वो हेड या टेल आने की अधिकतम संभावना कितनी होगी, 50, यानी 1/2। ठीक है, ये होता है सीवेल राइट इफेक्ट। इसी बात को कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए जीन फ्रीक्वेंसी changes due to genetic drift is universally related to the size of the population। जो क्या होता है कि जो ये है, मतलब जीन का मैग्नीट्यूड होने की जो संभावना है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने की संभावना जो है वो क्या होती है, पॉपुलेशन की संख्या, पॉपुलेशन के आकार के वो होती है, विपरीत होती है, इनवर्सली रिलेटेड होती है। ठीक है ना, यानी विप्रमानुपाती होती है। द लार्जर द नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल स्मॉलर द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, कि अगर जितनी छोटी संख्या होगी वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट होने की संभावना अधिक होगी। But it will be surprised and suspicious if 20 tosses all held the proportion of head obtained the series of thrown approach 0.5 as a number thrown larger। उसी चीज को बता रहा है ये, क्या कि कोई जो संख्या है वो मतलब हमेशा क्या रहेगी, 1/2 रहेगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, a dominant male may keep a large harem of a female at the expense of many other male who can find no mates। ठीक है, शेरों में क्या होता है कि जो लायन होता है, लायन जो होता है वो हमेशा झुंड में होता है, टाइगर हमेशा अकेला रहता है, लायन हमेशा झुंड में होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है लायन में, कि लायन जैसे एक लायन होता है तो जो सबसे बड़ा या जो सबसे डोमिनेंट होता है मेल, वो वहाँ उसका जंगल का, मतलब उससे प्राइड का राजा होता है। उसके अंडर में कुछ यंग होते हैं और कुछ वो होती लाइनेस होती हैं। वहां पर लाइनेस के साथ मेटिंग करने का अधिकार केवल जो मेल डोमिनेंट राजा किंग लायन जो है केवल उसी को होता है, बाकी के जो होते हैं वो उनको मौका नहीं मिलता। If often happen that the effective population is substantially smaller than the number of individual on each generation। ठीक है, और इसी कारण जो जीन का जो फ्लो होता है वो किंग लायन से लायनेस तक ही रहता है और इधर उधर। ये देखो मनुष्य में भी ये चीजें अपने को, जो ह्यूमन सोसाइटी है उनमें भी ये चीज देखने को मिलती है। हम लोग दिखने को 135 करोड़, जैसे भारत की जनसंख्या 135 करोड़, ठीक है, लेकिन हम लोग छोटे छोटे टीम में बटे हुए। टीम क्या, कैसे छोटे छोटे टीम में बटे हुए हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई पारसी है, ऐसे अलग अलग प्रकार के हम लोग जातियों में और धर्मों में बटे हुए। दो धर्मों में आपस में वो मैरिज रिलेशन नहीं होते सामान्य रूप से। ठीक है, वो अलग मैटर है कि जो वो प्यार मोहब्बत में वो शादियां वादियां होती, वो अलग मैटर है, लेकिन सामान्य रूप से हमारे समाज में दो विभिन्न धर्मों और दो विभिन्न जातियों के बीच में
जो वैवाहिक संबंध है वो नहीं मान्य नहीं, मतलब वो नहीं होते हैं सामान्य रूप से, ठीक है। वैसे ही जो दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अब यहाँ पर जो राजनांदगांव का आदमी है ना, राजनांदगांव में एक परिवार है, उनको उनके यहाँ लड़की है, उम्र हो गई उसकी शादी करने की, अब रिश्ता आया उसका दिल्ली से या केरल से या आसाम से, वो मना कर देंगे, नहीं भैया हम इतनी दूर नहीं देते, हमको तो भिलाई रायपुर दूर का लड़का चाहिए, या नागपुर तक चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं कि जो बहुत दूरी से उनके मैरिज रिलेशन बनते हैं। अब जम्मू कश्मीर का कोई आ गया बोले कि वो वहां से वहां, या वहां की लड़की से या वहां के लड़के से शादी करनी, तो ये क्या होता है, हमारे जनरली ये चीजें नहीं होती, सामान्य रूप से मैं बात कर रहा हूँ ना, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, ध्यान रखना। तो अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे मतलब मनुष्यों में, ह्यूमन सोसाइटी में हम लोग छोटे छोटे टीम बना के रखते हैं, तो जो जीन्स होते हैं वो जीन्स एक एक्यूमुलेट हो जाते हैं, थोड़े थोड़े मैरिजल जो मार्शल रिलेशन जो होते हैं, जो थोड़े थोड़े जो जिनमें रैंडम मीटिंग वाली जो कंडीशन होती है वो नहीं हो पाती अपने यहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ जो सोशल इश्यूज हैं, बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं, जिसके कारण जो जीन फ्लो है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है कि ये गोत्र है, इस गोत्र से इस गोत्र की शादी नहीं होगी, है ना, ये जो जाति है उस जाति की नहीं होगी, समान गोत्र वाले भाई बहन हो जाते हैं, ठीक है। ये चाचा चाची में या मतलब चाचा मामा फूफा ऐसे रिलेशन में शादियां नहीं होंगी, ऐसे बहुत सारे अपने रेस्ट्रिक्शंस है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे टीम बन जाते हैं, टीम यानी कि हम लोग छोटे छोटे क्या होती है, एक सिविल राइट इफेक्ट वाली जेनेटिक, हम लोग एक स्मॉल पॉपुलेशन बन जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम लोग 135 करोड़ है, मतलब ये नहीं है कि राजनांदगांव की या रायपुर की या नागपुर की पॉपुलेशन 50 लाख या 20 लाख है या 10 लाख है, ये मतलब नहीं। मतलब ये है कि इनके बीच में जीन का फ्लो कैसे हो रहा है, वो जो जीन का फ्लो है, वो जीन के फ्लो होने की जो संभावना कितनी है, वो जितनी संभावना अधिक होगी जीन फ्लो की, उतना म्यूटेशन कम होगा। और इसीलिए जो विभिन्न प्रकार की जो जेनेटिकल डिसीजेज होती हैं, वो जेनेटिकल डिसीज हम मनुष्यों में इसीलिए लगातार कॉन्सेंट्रेट होती जाती है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जो वो है जातियां हैं, उन जातियों में सिकल सेल एनीमिया का काफी हमको प्रभाव दिखता है, क्योंकि वही वही वो शादियां आपस में, अब उसको सिकल सेल एनीमिया को कैसे खत्म किया जा सकता है कि एक तो पहली बात, जो सिकल सेल कैरियर हो या डिसीज हो, दोनों कंडीशन में, कैरियर यानी फीमेल होगी और डिसीज यानी कि मेल होगा, ठीक है। महिला मतलब जो फीमेल जो होगी वो कब डिसीज होगी, जब उसका दोनों दोनों जीन, सिकल सेल के दोनों जीन जो हैं, एचबीएस जो जीन है, वो जीन दोनों अगर एक साथ होंगे यानी डोमिनेंट कंडीशन में होंगे, तो वो क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, तो वो महिला जो होगी वो सिकल सेल एनीमिक होगी, ठीक है। लेकिन अगर मेल है तो उसमें एक सिंगल जीन होगा तो भी वो सिकल सेल एनीमिक होगा। तो जो ये इस प्रकार की जो मैरिज रिलेशन है, इस मैरिज रिलेशन को रोकना एक। दूसरी बात कि अगर जैसे कैरियर है, तो उस कैरियर का अपनी जाति से ना होकर के दूसरी जातियों से के साथ अगर जीन फ्लो हो, तो वो इसको इसकी जो संभावना है जीन की संख्या बढ़ा करके उसके कंसंट्रेशन को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये भी उसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो क्या बताता है कि एक जो जनसंख्या होती है, उस जनसंख्या में अगर उसमें सबको कम है, जनसंख्या में जीन की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जीन की जो पॉपुलेशन है या जो जीन पूल है, जीन पूल में जीन पूल की संख्या छोटी है, तो वहां पर जीन फ्रीक्वेंसी कॉन्सेंट्रेट होने की संभावना अधिक होती है और वहां पर म्यूटेशन हो सकता है। ये कहता है सिविल राइट इफेक्ट, और इसी को कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। अब बॉटल नेक इफेक्ट क्या चीज होती है? बॉटल नेक इफेक्ट ये होता है कि जैसे उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखो आप कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, जब टेम्परेचर हमारे 42-48 डिग्री हो जाता है, या बहुत तेज ठंड पड़ती है जब हमारे टेम्परेचर 7-8 डिग्री पहुंच जाता है, ठीक है, उस समय मच्छर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत तेज गर्मी में या बहुत तेज ठंड में नहीं होते, ठीक है। मच्छरों को मारने के लिए हमने डीडीटी, गेमेक्सिन या और दूसरे प्रकार के जो उनके जो रिपेलेंट वगैरह जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका छिड़काव किए, ठीक है। छिड़काव करने से मच्छर जो है उनकी संख्या बहुत कम हो गई। अब देखो क्या होता है कि जब जनसंख्या कम, जो मच्छर बुरी, मतलब हमने पेस्टिसाइड का यूज किया, ठीक है, या इंसेक्टिसाइड का यूज किया जिससे मच्छर मर गए, तो बुरी बहुत बड़ी संख्या में मच्छर मरे, यानी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या जो भी हमने रिपेलेंट यूज किया वो उनके ऊपर असर किया। अब थोड़ी मात्रा में जो बच गए, जिनके ऊपर ये अप्लाई नहीं हो पाया, वो बहुत थोड़ी मात्रा में बच गए, अब वो अपने अंदर डेवलप करते हैं
रेजिस्टेंट पावर, किसके, उस पर्टिकुलर पेस्टिसाइड के अगेंस्ट वो अपने रेजिस्टेंट पावर डेवलप करते हैं। जब रेजिस्टेंट पावर डेवलप हो जाता है तो अब अगली बार जब अप्लाई करोगे आप, ठीक है, क्या, जब अगली बार उसमें वो अप्लाई करोगे, जो वो मतलब जो भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा कि उनके ऊपर असर नहीं होगा। इसका बिस्टन बिटुलेरिया का जो मैंने पिछले डार्विनिज्म में एग्जांपल बताया था, सबसे बढ़िया एग्जांपल था कि बिस्टन बिटुलेरिया की जब जनसंख्या बहुत तेजी से घटने लगी तो जो कुछ बचे थे उन्होंने अपने अंदर क्रोमेटोफोर्स ऐसे डेवलप करके कि उनके जो शरीर का जो रंग था वो चितकबरा हो गया या भूरे रंग का हो गया और अपने आप को बचा लिया। तो इसमें होता यह है कि एक जनसंख्या है, ये जनसंख्या में संख्या एकदम से कम हुई, यानी ये हो गई जैसे बॉटल होती है, बॉटल में क्या होता है कि नीचे चौड़ा होता है, फिर उसके बाद कम हो जाता है, फिर ऊपर चौड़ा होता है। तो नीचे चौड़े का मतलब क्या है कि जहां पर संख्या बहुत अधिक है और उसका जो बॉटल की गर्दन और उसका मुंह जो होता है वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम हो गई। जहां जनसंख्या कम हुई तो वहां रेजिस्टेंट पावर पर डेवलप हुआ, उस रेजिस्टेंट पावर डेवलप होने के कारण फिर से जनसंख्या बढ़ती गई। ये कहलाता है बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास